नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो हमारे पास 3 वर्ड दिए गए हैं, तामा, धातु और लोहा। इनमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है, यानी संबंध बताना कि जो तीनों शब्द हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका हमें साथ ही साथ क्या बताना है? डायग्राम भी बनाकर बताना है। तो हमारे पास देखो, जब भी संबंध की समस्या आती है या करने की बारी आती है तो किन्हीं भी दो संख्याओं को आप ले लिया करें, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो दो शब्द हैं दोस्तों, यानी कि आप तामा या फिर धातु को भी ले सकते हैं दो शब्द, या फिर तामा या लोहा को भी ले सकते हैं। किन्हीं दो शब्दों को एक साथ ले लिया करें और उनमें संबंध देखा करें। तो हम बात कर लेते हैं किसके? तामे और धातु की, ठीक। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो तामा और धातु होता है, ठीक। तो ये किसका डायग्राम बना लिया मैंने? धातु का। अब देखो दोस्तों, जो तामा है वो भी तो क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु। तो दोस्तों ये किसके अंदर आ जाएगा? तामा धातु के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? लोहे की। लोहे की जो संबंध है आपको किससे देखना? तांबे से भी देखना है और धातु से भी देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक से ही देखना है। जो बचता है दोस्तों उसका संबंध दोनों से देखा जाता है। सबसे शुरू में हमें दो लेने पड़ते हैं, फिर जो बचता है उसका संबंध हमें दोनों से ही देखना पड़ता है, ठीक। तो देखो दोस्तों, लोहे का जो लोहा और जो तामा होता है, ठीक। तो लोहा और तामा क्या है? ये अगल अगल धातुएं हैं, है कि नहीं? तामा अगल होता है और लोहा अगल होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों ये हो गया किसके? तामे और लोहे का, ठीक, संबंध। अब बात करते हैं धातु का लोहे की। तो दोस्तों जो लोहा है वो एक धातु ही है। क्या है? लोहा एक धातु ही है। तो ये लोहे के अंदर आ जाएगा, लेकिन तामे से अगल रहेगा, क्योंकि तामा क्या होता है? अगल अगल होती है। यानी कि दोस्तों तामा भी एक धातु है और लोहा भी एक धातु है, इसलिए ये दोनों के अंदर आ गए। लेकिन दोस्तों तामा अगल होता है और लोहा अगल आता है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो गए? अगल अगल हो गए उसके अंदर, और इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो वेन आरेख से, यानी वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखो आप कुछ संख्याओं को देख रहे होंगे, एक टेबल में आपको नंबर होंगे। तो यहाँ पर नंबर देखो, किसी व्यक्ति ने यदि इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर मेरी वीडियो देखते हैं या फिर कहीं से भी किसी सर के माध्यम से पढ़े हैं तो उसे ये समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ इसे ख़त्म करना है, ठीक। यदि वो नया व्यक्ति है, नहीं जानता है, पहली बार कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए मैं एक सरल ट्रिक बताता हूँ, उसे अप्लाई कीजिएगा। सबसे जो पहला नियम होता है दोस्तों कि जो नंबर दिए गए हैं, टेबल दिए गए, उसे देखना। तो आपने देख लिया कि कौन से शब्द कहाँ हैं, कौन से लेटर कहाँ पर है, संख्या है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा होता है कि आपने देखने के बाद जो दूसरा होता है कि कौन सी सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो आप बोलोगे 30 और 60 ये क्या है? बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक। अब देखो दोस्तों तीसरा जो होता है कि आपने कर लिया ना, तो इसकी फिर तीसरे में दिशा देखनी पड़ती है। क्या दिशा? अब देखो यदि आपका ये बीच में है तो दोस्तों जो बगल में छोटी छोटी संख्या बची है ना, तो आपको क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। किन दोनों को? इन दोनों को, ठीक। यानी कि ये वाली पंक्ति को सॉल्व करना है और ये वाली पंक्ति को सॉल्व करना है, और बीच वाली पंक्ति का आपको क्या? मान ज्ञात करना है, ठीक। या मान के चलिए कि यही क्या होती? नीचे होती बड़ी संख्या, ठीक। क्या होती? नीचे वाली होती, ठीक। जैसे कि यहाँ 31 होती, यहाँ 60 होती, ठीक। यहाँ पर 3 होती, 6 होती। तब आपको ये किस प्रकार के सॉल्यूशन करना होता? ऊपर से नीचे की ओर देखना होता। यदि इस साइड बड़ी बड़ी होती तब आपको इस साइड देखना होता। यदि दोस्तों यहाँ पर नीचे बड़ी होती तो आपको इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा करना होता कि वो कितना हो जाती? 31 हो जाती। और यदि इस साइड है दोस्तों, जैसे 61 है, 100 है, तो आपको इन दोनों में, किस दोनों में? इन दोनों में ऐसा कुछ करना होता कि वो कितना हो जाता? 61 हो जाता, या फिर इनमें कैसा करना होता कि वो 100 हो जाता। तो समझ गए ना, ये होती है करने की प्रक्रिया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो कहाँ पर दी गई हैं? बीच में दी गई हैं। कहाँ पर दी गई हैं? बीच में। अब पता चल गया ना कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो हमें जो छोटी छोटी संख्याएं बची हुई हैं आखिरकार उनमें ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए? 30 हो जाए। जैसे कि दोस्तों यदि हम कितने
4 और 6 में हम क्या कर दें दोस्तों कि वो कितना हो जाए 30 हो जाए। तो आप बोलोगे सर यदि हम 6 चौके 24 कर दें 24, ठीक 24 कर दें तो हमारा 30 से क्या है कम है, लेकिन हमें चाहिए कितना 7। तो आप बोलोगे सर इसमें यदि हम 6 भी ऐड कर दें तो 30 हो जाएगा। चलो मान लिया, कर दिया, आ गया। फिर ठीक है, यही अप्लाई हम इसमें करेंगे। आप बोलोगे सर इसमें यदि हम 5 इंटू कर दें 10 का, ठीक तो कितना हो रहा है हमारा 50 हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें 10 कम है, तो आप बोलोगे सर हमने इसमें क्या कर दिया 10 अप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, प्लस कर दिया तो कितना हो गया 60 हो गया। तो आपका एक डाउट होगा, अब वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये देखो डाउट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जब तक कोई व्यक्ति डाउट नहीं पूछेगा या फिर डाउट उत्पन्न नहीं होगा या उसे जानने की इच्छा नहीं करेगा तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। डाउट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों डाउट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब देखो दोस्तों आप बोलते हैं, आपने कहा होगा कि सर कि जो लॉजिक हम सेम अप्लाई करते हैं वो सब में अप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग अप्लाई हो रहा है। तो देखो दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें 6 जोड़ा, लेकिन इसमें मैंने 7 जोड़ा, लेकिन अप्लाई तो यही कहता है लॉजिक कि यदि हमने 6 इसमें जोड़े हैं तो 6 आपको इसमें भी जोड़नी होगी। तो देखो लॉजिक वही है, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट बदल गया है। कैसा बदल गया देखो, 6 और जो 4 है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 6 है, तो हमने 6 ही जोड़ी। इसी प्रकार दोस्तों 5 और 10 में जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 10 है, इसलिए हमने 10 जोड़ी। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इसमें इंटू करेंगे और जो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, और इसमें कौन सी बड़ी है 6 और 5 में से, आप कहोगे सर 6 बड़ी है, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आप समझ गए ना डाउट मैंने क्या किया है। देखो इसी के ऊपर था ना आपका डाउट। तो देखो दोस्तों ये कभी कभार क्या है नंबर या फिर स्थिति के हिसाब से बदल जाती हैं, ठीक, लेकिन लॉजिक वही रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये कौन से कहाँ से आते हैं, तो आव्यूह एवं संख्या सारणी ये टॉपिक है, ठीक, हिंदी मीडियम के ला दें, और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। तो देखो दोस्तों यहाँ पर नंबर और लेटर दोनों हो सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक। तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज जा रही है, ठीक, क्या है श्रृंखला है, सीरीज है। तो सीरीज के जब भी क्वेश्चन करने होते दोस्तों तो सिंपल सी बस आप तो एक ही ट्रिक लागू करा क्या करना है कि बस आपको केवल एक ही नियम का पालन करना है कि सबसे पहले आपको क्या उन दोनों के बीच का अंतर देख लेना। अंतर यानी माइनस, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों 6 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3 बचेगा। यदि हम इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये चलिए बचेगा 4, और इसमें से 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो लॉजिक निकल कर आ रहा है वो क्या हो रहा है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। अब 6 आया है तो 6 आप 15 में ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। तो जो यहाँ पर जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो कितनी आनी है 21। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक किसका है, श्रेणी परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट, ठीक। अब सीरीज में भी अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज या फिर क्या पता कई प्रकार की सीरीज होती हैं। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक। ये क्या है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे घन अवस्था को दर्शाया गया है, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट हो गया होगा आपको कि अक्सर आपने सरों से यदि पासे के बारे में पढ़ा होगा तो आपके पास क्या होता, एक और पासा होता था। क्या होता था, एक और पासा होता था, ठीक। उसमें भी कुछ ऐसे नंबर डले होते थे। तो आप जैसे कि इसमें क्या कॉमन है, ठीक, तो आप कह देते इसमें 5 5 है, और क्या घड़ी की दिशा में चलने लगते थे और क्या उसके विपरीत की संख्या निकाल लेती। लेकिन अब इसमें एक ही पासा दिया गया, अब क्या करेंगे आप, ठीक। तो दोस्तों पासे में एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल पासा, एक होता है का स्टैंडर्ड पासा, ठीक। स्टैंडर्ड यानी मानक पासा और साधारण पासा, ठीक। तो देखो दोस्तों अब हमें पहचानना कैसा होता है कि यदि जो संख्या दिखती हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं ना, ठीक, क्या हुए जैसे कि 4 5 और क्या है 1, ये दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों हमें कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही हैं, वो 2 नहीं दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है और 6 नहीं दिखाई दे रही, यानी ये 3 संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक। क्या नहीं दिखाई दे रही, 3 संख्या नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये हमें जो दिखती हैं ना, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक, किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर यदि योग कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा है, और यदि नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या है मानक पासा है, ठीक। तो देखो यदि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक।
5 और क्या 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यानी कि 7 कहीं से नहीं आ रहा है, इसलिए ये साधारण पासा नहीं है। ठीक, सिंपल डाइस नहीं है, ये कैसा है दोस्तों, स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा है। ठीक, तो अब दोस्तों मानक पासा है तो मानक पासा का ये नियम है कि किन्हीं दो सतहों उनके विपरीत की सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। यानी कि दोस्तों कि जो हमें सतह नहीं दिखाई दे रही, यानी जो अंक नहीं दिखाई दे रहे, उनमें हमें ऐसा जोड़ना है कि वो 7 हो जाए। यानी कि दोस्तों यदि मैं बात करूं 4 की, ठीक, कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 में हम क्या जोड़ दें दोस्तों कि वो 3 कितना हो जाए, 7 हो जाए उसका योग। तो आप बोलोगे सर इसमें हम कितने जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, तो 7 योग हो रहा है। ठीक, 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब वही पूछेगा 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे तब तो आपका कितना होगा, 7 होगा। इसी प्रकार दोस्तों जो 1 है, 1 के विपरीत आप क्या जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 6 जोड़ें तभी तो आपका 7 होगा। ठीक, तो ये मानक पासे के विपरीत की अवस्थाएं होती हैं। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, 4 का, तो 4 के विपरीत हमने कितना जोड़ा दोस्तों, 3 जोड़ा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों ये क्या किस टॉपिक से लिया जाता है, पासा। ये दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, ऑल स्टेट एग्जाम में पासे का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक, इसलिए आप इसे रट ही लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ ही लीजिए। इसमें दो बस कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है सिंपल पासा जो सतहों पर होता है, फिर कॉमन वाले होते हैं, फिर मानक पासा और क्या साधारण पासा। मात्र 4 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं जिसमें से दोनों ही सरल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिलहाल में। ये दोस्तों आपसे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक, किस टॉपिक से आता है, रक्त संबंध और ब्लड क्वेश्चन से। ठीक, तो देखो इसमें पूछा क्या है कि नानी की बेटी की बड़ी बहन को जो कि आपके पिता की पत्नी है तो उसकी सास आपकी क्या लगेंगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में आ चुका है जी क्वेश्चन। ठीक, तो देखो यो कौन है, आप हैं, तो आपका नानी, यानी दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है कि ये नानी हमारी। ठीक, तो उसने ये पूछा आपकी नानी की बेटी, यानी कि जो उनका बेटा रहेगा वो हमारा कौन रहेगा दोस्तों, मामा रहेंगे। ठीक, कौन रहेंगे, मामा रहेंगे। ठीक, अब दोस्तों उसने पूछा मामा, ठीक, बेटे की बड़ी बहन, बेटे की बड़ी बहन से दोस्तों आपका 2 रिश्ता रहेगा, एक रहेगा माँ का रिश्ता और दूसरा रहेगा किसका, मौसी का रिश्ता। ठीक, क्योंकि दोस्तों उसने बड़ी बहन का जिक्र किया है, अब वो हमारी माँ भी हो सकती हैं और कौन हो सकती हैं, मौसी भी हो सकती हैं। ठीक, साइड। ठीक, इसके बाद अगला क्या बोला है कि बहन जो कि आपके पिता की पत्नी है, यानी कि दोस्तों जो कि पिता की पत्नी, जो हमारे पापा की पत्नी है तो हमारी कौन होगी, माँ होगी। यानी जो बड़ी बहन थी वो हमारी क्या है, माँ है, तो दोस्तों वो कौन है, माँ है। ठीक, तो अब उसने ये बोला है तो उसकी सास, यानी कि दोस्तों हमारी माँ की जो सास होगी वो कौन होगी, तो दोस्तों जो माँ की सास होती हैं वो कौन होती है, हमारी दादी होती हैं। ठीक, क्योंकि दादी ही तो माँ, और जो दादी और माँ का जो होता है ना रिश्ता वो किसका होता है, सास बहू का रिश्ता होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे किससे पूछा जाएगा दोस्तों, सांकेतिक भाषा, जिसे हम दोस्तों क्या कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक है, ये भी लगभग सभी ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है इससे। ठीक, ये दोस्तों मैं यदि आपसे कहूँ कि ये सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे सरल, ठीक, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ढिल्ला पुल्ला है कि आप कोई भी 2 साल का बच्चा इसे बता सकता है। ठीक, अब वो कैसे दोस्तों, क्योंकि इसमें नकल करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, नकल। अब नकल कैसे करनी पड़ती है, इसके लिए भी दिमाग चाहना पड़ता है, जो कोई नकल करता है उसमें दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो नकल भी कर पाता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल लिखा है। ठीक, सिंपल को 83 72 41 लिखा जाता है, तो सिम ई को क्या लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो दोस्तों ये क्या है, एक लेटर में है और ये क्या है, कोड में है। तो दोस्तों जहाँ पर जो एस बना हुआ है ना उसका जो कोड है वो कितना है, 8 है, और जहाँ पर जो आई है वहाँ का कोड कितना है, 3 है। यहाँ पर जो एम है वो कितना है, 7 है, और जहाँ पर पी है उसका कितना है, 2 है, और जो एल का है वो 4 है, और ई का कितना है, 1 है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे जो हमारे पास जो 4 वर्ड हैं, तो 4 वर्ड जो दरअसल सिंपल भाषा है ना, सिंपल जो लेटर है, ठीक, एक जो शब्द है पूरा उसी के शब्द हैं, ये उसी के लेटर हैं। जैसे कि देखो एस भी है, आई भी है, एम ही और ई भी है, ये 5 चारों के चारों लेटर आपको किस में दिख रहे हैं, सिंपल में दिखाई दे रहे हैं। तो दरअसल जो इनका कोड है वही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो एस का जो कोड है वो कितना है दोस्तों, 8 है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एस का है वो कितना है, 8 है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो आई का है,
आई का कितना है 3 है, तो उसके देखो जस्ट बगल में कितना है 3 है, और एम का कितना है, तो एम का 7 है, तो देखो एम का कितना है 7 है। अब उसने क्या बोला ई का, ठीक, तो देखो ई का लास्ट में देखो ई का कितना है 1 है, ठीक, तो हमें क्या लिख दे 1, तो 83 71 किसी ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे जी सर वो ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप करना सीख जाओगे इस टाइप की, या फिर कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दो या तीन, ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं रीजनिंग में, तो लगभग मेरी ऐसी चांस होती है कि 8 अंक आपको इसी टॉपिक पर मिल जाते हैं, ठीक, क्योंकि ये 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में आते ही हैं, समझ रहे हैं ना। ये आपको वर्ड एनालॉजी, ठीक, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्सड एनालॉजी, कोड एनालॉजी, इस टाइप के 5 जो होते हैं टॉपिक, 5-6, ठीक, क्योंकि दोस्तों जो एनालॉजी होते हैं ना, साध्यता परीक्षण बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो इसके 5 या 6 क्या होते हैं टॉपिक होते हैं इसके अंदर भी, ठीक, क्या होते हैं टॉपिक होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन किसके मिलते हैं, एनालॉजी के मिलते हैं, इसलिए दोस्तों ये सबसे बड़ा क्या माना जाता है, टॉपिक माना जाता है, ठीक। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, जैसे कि माचिस का संबंध किससे, आग से है, तो नल का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों कि जो माचिस है, ठीक, माचिस है और आग है, तो आप जानते हैं कि हम जब माचिस को जलाते हैं, ठीक, क्या जलाते हैं, जो माचिस में जो सीख निकलती है ना, जिसमें रोगन रहता है, तब हम उसे जलाते हैं तो क्या निकलती है, आग निकलती है, क्या निकलती है, आग निकलती है। तो किसका संबंध है, यानी कि दोस्तों उसे जलाने पर क्या निकली, आग। तो दोस्तों जो नल है, तो नल हम खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है दोस्तों, पानी निकलता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है। देखो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको किस में ध्यान रखनी होती हैं, शायद ऑप्शनों को भी ध्यान में रखा जाता है। देखो नल से बरसात, बरसात तो हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बारिश, ये इसी का शब्द है, ये तो हो नहीं सकता। पेट्रोल, देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नल में क्या पेट्रोल भी रखती है, लेकिन नल शब्द क्या पेट्रोल के लिए नहीं हो सकता है, ठीक, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पानी, इसलिए पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा टॉपिक माना जाता है, मैंने पहले कहा है। जो हमने शुरू का जो बेनारेक का संबंध पूछा था ना दोस्तों, ये दरअसल एनालॉजी के क्वेश्चन से ही लिया जाता है, ठीक, वो क्या है उसी का रूप है, लेकिन वो वेन डायग्राम में आ गया है, ठीक, एक जे आ गया और एक और आगे आएगा आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कि जो आपकी दैनिक जीवन में भी उपयोग में आएगा, ठीक। तो ये कैलेंडर टॉपिक से लिया जाता है, ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जाम के लिए आता है, और इसी साल आया है, साथ 2023 में पूछा था, सॉरी 2023 में पूछा था SSGD में, कि जब 7वें महीना में थी एग्जाम, ठीक, तब पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान है, यानी दोस्तों जो हमारे 2000 कैलेंडर है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जो लीप ईयर होता है, ठीक, जैसे कि हम 2008 को मान लेते हैं, ये क्या है, लीप ईयर है, तो ये हमेशा दोस्तों 28 साल बाद बदलाता है, ठीक। यदि बात करें दोस्तों लीप ईयर +1, अब बोलोगे लीप ईयर +1 क्या होता है, यानी कि दोस्तों वो 1 साल है, ठीक, 1 साल है, यानी कि पूरा लीप ईयर है और 1 साल और हो, ठीक, जैसे कि हम 2009 को मान लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें लीप ईयर है और 1 साल अतिरिक्त है, तो ये होता है लीप ईयर +1, ठीक, जो कि दोस्तों 6 साल बाद बदलाता है, ठीक। इसके बाद करते हैं दोस्तों हम किसकी, 2/3 की, जो लीप ईयर +2/3 होता है, यानी कि दोस्तों 2000 कितना हो जाएगा, 10 और 11, ठीक, 2000 10 और 11, यानी दोस्तों इसमें क्या है, लीप ईयर है और 2 और 3 साल, ठीक, कितने 2 और 3 साल अतिरिक्त होती हैं, वो कैलेंडर हमेशा 11 साल बाद बदलाता है, ठीक। अब देखो दोस्तों हमसे पूछा क्या 2009 का, तो देखो दोस्तों 2009 का जो कैलेंडर है वो किसके लिए समान होगा, इसमें आप 6 प्लस कर दीजिए, तो वो कितने 2000 किसके लिए होगा, 15 के लिए। यानी कि दोस्तों आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका सदुपयोग प्रयोग किया करें। यदि आप सर्च करेंगे यूट्यूब किसी पर भी वेबसाइट पर कि जो 2009 का कैलेंडर है सेम 2015 के लिए भी सेम होगा, ठीक, क्या होगा, सेम था, ठीक, अब होगा नहीं, था, ठीक। आप के पास मोबाइल है उसका सदुपयोग किया करें, ऐसी चीज़ें आप देखा करें, ठीक। यानी कि दोस्तों जो कि डेट आपकी, जैसे कि कोई भी जन्म तिथि, किसी का जन्म उस तारीख को क्या था, उस तारीख को जो भी था, ठीक, नक्षत्र कहाँ से कहाँ थे, किस दिन एकादशी थी, किस द्वादशी थी, किस दिन दशहरा था, जो 2009 में रहेगा वो सेम का सेम दोस्तों आपको 2015 में मिलेगा, बाकी के किसी भी कैलेंडर में नहीं मिलेगा, इनके बीच में,
समझ रहे हैं ना। ना तो आपको 10 में मिलेगा, ना 11 में मिलेगा, ना 12 में मिलेगा, ना 13 में मिलेगा, ना 14 में मिलेगा, सिर्फ 15 में मिलेगा। आप कहीं का भी कैलेंडर देख लेना, उसमें क्या है दोस्तों, दिन के साथ दिन भी बदल जाते हैं हर साल में कैलेंडर में। लेकिन दोस्तों 6 साल बाद किसका होता है रिपीट, जो लीप ईयर और +1 है। और जो लीप ईयर होता है वो 48 साल बाद बदलाता है, ठीक। और जो लीप ईयर 2/3 होता है दोस्तों, वो 11 साल बाद बदलाता है। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको जानकारी दे दी, मैंने इसलिए दे दी दोस्तों क्योंकि अब जरूरी तो नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 12 से एक ही दिशा में मिनट वाली सुई 180 डिग्री आगे की ओर चलती है तो घंटे वाली सुई कितनी डिग्री आगे की ओर खिसक जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी घड़ी की, ठीक। जो क्लॉक होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 12 हैं, ठीक, यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोनों घड़ियाँ हैं, ठीक। जो नीली वाली है ये किसकी है, घंटे की है, और जो रेड वाली है वो किसकी है, मिनट की है, ठीक। अब उसने क्या पूछा है कि यदि 12 से क्या है एक घड़ी, ठीक, यहाँ पर एक और घड़ी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। उसने क्या बोला है दोस्तों कि एक घड़ी की दिशा में मिनट वाली सुई 180 डिग्री आगे की ओर जा रही है। यानी कि दोस्तों जो हमारी मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली रेड वाली है, ठीक। जो रेड वाली थी ना हमारी, तो रेड वाली दोस्तों खिसकते 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 कहाँ तक आ गई है, 6 पर आ गई, यानी 180 डिग्री पर आ गई है, ठीक। क्या कितनी घूम गई, 180 डिग्री, ठीक। तो 180 डिग्री जब घूम गई है दोस्तों, हमारी जो घड़ी है वो कौन सी है, लाल वाली है, ठीक। तो लाल वाली कहाँ पर आ गई, 180 डिग्री पर, ठीक। तो दोस्तों उसने यही पूछा है कि घंटे वाली कितने डिग्री आगे खिसक गई होगी। देखो दोस्तों, जब रेड वाली आपकी कहाँ पर आ गई, 30 पर आ गई, ठीक, यानी 30 मिनट पर आ गई। तो जब जो घंटे वाली सुई होगी वो जरूरी तो नहीं है कि 12 ही पर हो स्थिर, नहीं ना, उसमें कोई जंग तो लगी नहीं है कि वो 12 ही पर जम गई हो, वो थोड़ी आगे बड़ी होगी। तो दोस्तों आप देखते होंगे जब 12:30 बजते हैं ना, तो जो घंटे वाली सुई होती है वो दरअसल 1 और 12 के बीच में होती है। कहाँ पर होती है, 1 और 12 के बीच में होती है, ठीक। और आपको पता है दोस्तों इस चीज़ का कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और 5 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो दोस्तों दरअसल 12 से 1 के मध्य में कितने कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 5 मिनट का गैप होता है, यानी कि 30 डिग्री का गैप होता है, ठीक। जब वो बीच में पहुंच गई दोस्तों, तो वो कितने डिग्री की खिसक चुकी होगी, 15, क्योंकि दोस्तों जब बीच में पहुंचे तो 30 के आधे ही होंगे ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास 5 लेटर हैं, रात, धूप, शाम, चंद्रमा और सूरज। ये दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग सभी एग्जामों में आता है, अधिकतम रेलवे में जाना आता है, ठीक, पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप कोई कहानी लिखते हैं, ठीक, कहानी लिखते हैं या फिर कोई कार मार कचते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो आप शुरू से लेकर उसे क्या करते हैं, अंतिम तक करते हैं, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उनकी शुरू से लेकर अंतिम तक की प्रक्रिया बतानी है कि वो किस प्रकार से करेंगे या फिर करते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ नेचर के ऊपर वर्ड दिए गए हैं, किसके ऊपर, नेचर यानी प्रकृति के ऊपर। तो देखो हम पहले एक बार पढ़ते हैं, रात, धूप, शाम, चंद्रमा और सूरज। तो देखो दोस्तों सभी जानते हैं कि सूरज, ठीक, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, सूरज आ रहा है, यानी 5वें नंबर का पहला आ जाएगा सूरज। सूरज जब होगा दोस्तों तभी तो धूप होगी, होगी कि नहीं, ठीक। तो दूसरे नंबर का आ जाएगा, जब धूप होगी दोस्तों तो उसके बाद क्या होती है, शाम होती है, ठीक। तो शाम तीसरे नंबर पर आ जाएगा। शाम के बाद दोस्तों क्या होती है, रात होती है, ठीक। रात 1 नंबर पर आ जाए। रात के में ही हमें दोस्तों फिर चंद्रमा दिखता है। ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा पहले दिखता है रात बाद में, ऐसा नहीं होता है, पहले रात होती है इसके बाद हमें चंद्रमा दिखता है, ठीक। इसलिए चौथा नंबर लास्ट में आ जाएगा, जो कि दोस्तों 52, 31 और 4, जो कि ऑप्शन डी में है। एक चीज़ का ध्यान और रखें दोस्तों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कर तो लेते हैं, जमा तो लेते हैं, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो देखो दोस्तों आपको एक बार इसे पलट भी लेना है, जैसे कि 4 आगे कर लेना है आपको, ठीक, 1 बाद में कर लेना है, फिर 3 इसके पीछे कर लेना, 2 इसके पीछे कर लेना, 5 इसके बीच में। यानी दोस्तों आपको विकल्प दिए रहेंगे ना, इसमें आपको वो पलट कर भी दे सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 6:45 हो रही हैं, तो जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन लिया जाता है दोस्तों, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, वाटर और मिरर इमेज से, ठीक। तो दोस्तों ये दरअसल इमेज बनाता है। हमारे वैसा रीजनिंग में 2 टाइप की रीजनिंग चलती है, एक वेरिएबल रीजनिंग चलती है, एक नॉन वेरिएबल रीजनिंग चलती है।
रीजनिंग जो वेरिएबल होती है दोस्तों वो दरअसल क्या होती है, थोड़ी टाइप की होती है जिसे हम क्वेश्चन करना पड़ता है। जो नॉन वेरिएबल रीजनिंग होती है दोस्तों वो क्या है, चित्र यानी इमेज के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब है वो इमेज की डिग्री में आता है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, घड़ी से थोड़ा अगल है उसी का टॉपिक, लेकिन ये क्या आता है, दूसरी में आता है। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जब हम जल प्रतिबिंब किसी का निकालते हैं तो जो दिया होता है ना समय, ठीक, कितना है दिया हुआ समय हमारे 6:45 तो उसे 11 दोस्तों किसमें से 60 में से हम घटा देते हैं। ठीक, तो जब घटाएंगे दोस्तों तो 5 कितना होगा हमारे पास 15 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक, लेकिन दोस्तों मैं एक लोगों के लिए आपको बताऊं, अधिकतम सर इसी टॉपिक इसी एक यही एक लॉजिक है, इसी में यही शॉर्ट ट्रिक है, इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा कि 12:60 में से आप या फिर 40 में से कभी भी दोस्तों 11:60 नहीं घटा सकती। इसके लिए आपको दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी होगी, वो करनी होगी 23:60। 23:60 में से आपको 12:40 घटाने होंगे, समझे ना। यानी कि 12 के बाद दोस्तों जो समय रहेगा आपका, यानी 1 से लेकर 60 तक के मिनट, तब आपको किसका प्रयोग करना है, एक ही ट्रिक का उपयोग करना है, वो 23:60 में से घटाना है। अब बोलो क्यों, तो देखो मैंने कहा कि डाउट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कभी भी दरअसल यदि आप 11:60 में से 12:40 घटाओगे ना, तो दरअसल दोस्तों आपका जो माइनस में कितना बचेगा, 40 मिनट बचेंगे, जो कि दोस्तों कभी भी हमारी घड़ी उल्टी नहीं चलती है, वो हमेशा सीधी चलती है, जो माइनस में नहीं जा सकती। इसलिए दोस्तों 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में, इसलिए हम 23:60 में से क्या 12 या फिर कुछ जो भी मिनट होते हैं उन्हें घटाते हैं। ठीक, ये केवल 12 बजने के लिए होती है ये। ठीक, ये वाली आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैं शुरू में ही करा चुका हूं। मैंने पहले बोला था आपसे कि जो रीजनिंग सीरीज वाले होते हैं ये भी बहुत बड़ा टॉपिक ही माना जाता है, एनालॉजी बरोबर। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों 19वें सेट में। 19वें सेट में मैं आपको मज़ेदार टेक्स्ट के साथ एक नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, और अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी।